सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है अमन गुप्ता। तो आज का टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है हमने इकोनॉमिक स्टार्ट की है JKPSI के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल हमने देखा था नेशनल इनकम, आज हम देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। जिस तरह से आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हम उसी तरीके से टॉपिक्स में चलेंगे। इसके बाद टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे GDP GNP वगैरह वाला। अभी के लिए आज का टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली मेरे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं जनरल ओवरव्यू लूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ऐसी चीज़। अब आपको पता है कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। इंडस्ट्रीज में क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। बट जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन करके क्या निकलेगा, कुछ पल्यूटेंट्स निकलते हैं जिस वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। कुछ पानी निकलेगा गंदा पानी, जो क्या क्रिएट करेगा, वाटर पोल्यूशन। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट मेरा हार्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन पर्पस का इकोनॉमिक्स तो बढ़ रही है बट मेरा इन्वायरमेंट को भी लॉस हो रहा है। बट ठीक है, इकोनॉमी तो मैं बढ़ा रहा हूँ बट उस वजह से इन्वायरमेंट लॉस भी तो हो रहा है। बट मेरे को क्या करना है कि ऐसी चीज करनी है कि मैं क्या कर सकूं, इन्वायरमेंट को लॉस भी कम हो और मेरी इकोनॉमी भी आगे चलती रहे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम बेसिकली वो देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी चीज जो क्या कर रहा हूं मैं, जो मैं जैसे मान लो पेट्रोल है, मैं क्या करूं, उसको कम कंज्यूम करूं अभी। क्यों? ताकि मैं अपनी फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखूं। इसी को कहते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो करनी है बट सस्टेनेबल वे में। ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड वे में ही डेवलपमेंट कर दूं तो इन्वायरमेंट का लॉस होता रहे। पेट्रोल का यूज तो करना है बट ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रहे ही ना। थोड़ा थोड़ा करूं यूज बट आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। देखेंगे सारा कंसेप्ट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा होता क्या है। सॉरी। जो जैसे मैंने आपको बात की कि इकोनॉमिक ग्रोथ है या किसी भी कंट्री की, तो वो किस पे बेस करती है, वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ। मतलब अगर आज 100 रुपया कमा रहा हूँ, अगले साल 200, उसके अगले साल 300, बट क्या हो रहा है, उस वजह से इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन करूंगा एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है एंड वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से क्या इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर ली, 100 से 200 तो बना लिया, बट किसकी कॉस्ट पे, इन्वायरमेंट को भी तो हार्म पहुंचा उससे। अब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है मेरा डैमेज होता है इन सारी एक्टिविटीज, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब से। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आ जाते हैं आपके पोल्यूशंस वगैरह। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग करते हैं मिनरल्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बन रही है, जब क्या होता है कि जब मिक्सचर बनता है, जब उसको मैं पेस्ट करता हूँ, अब कोई भी अगर आप कहते हो कि सीमेंट लगाया है, तो अब सीमेंट क्या फ्यूम्स निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूम्स निकालता है। ठीक है, तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ रही है। उस वजह से क्या, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो आगे की तरफ मूव करते हैं, हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो इन्वायरमेंट है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। जो कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट का वो वेरी करता है। ये हमें रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कर रहा है, दोनों कौन कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी। अब पहले समझ लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकूं। जैसे सनलाइट है, क्या मैं एक बार यूज करूंगा, क्या उसको फिर से यूज नहीं कर सकता। जैसे पेपर है, मैंने उस पर लिख दिया, क्या उसको मैं फिर से यूज नहीं कर सकता, फिर से रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकता हूँ। जैसे आप वो देखते हो, कार्टन्स देखते हो, जो गत्ते जिसको आप कहते हो देसी लैंग्वेज में गत्ते। अब आप उसको क्या करोगे, एक बार यूज कर लिया कोई प्रोडक्ट, उस पर पैक होके आ गया, फिर आप उसको बेच सकते हो। फिर वो प्रोसेस होके इंडस्ट्री से पूरा ये 3 आवर्स चलते रहेंगे, रिन्यू होके आएंगे, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।
जो भी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको मैं फिर से रिन्यू कर सकूं, जैसे कोई बॉटल आ गई, कोई टमाटो केचप की बॉटल आ गई, कोई जैम की बॉटल आ गई, उसको क्या कर सकता हूँ, एक बार कोई कोल्ड ड्रिंक बॉटल आ गई, उसको क्या कर सकता हूँ, फिर से यूज़ कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम्स रिन्यू कर सकता हूँ। तो इस तरह के रिसोर्सेज को कहता हूँ क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको मैंने एक बार यूज़ कर लिया, फिर उसको मैं, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल डाला आपने बाइक में, क्या एक बार आपने व्हीकल चला लिया तो क्या जब नेक्स्ट टाइम पेट्रोल भराने जाओगे क्या रिन्यू करोगे उस पेट्रोल को? नहीं, रिन्यू नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया। अब क्या कर रहे हो आप? नॉन रिन्यूएबल है, उसको रिन्यू नहीं कर सकते। वैसे ही कोल के साथ भी है, वैसे ही मल्टीपल आइटम्स के साथ होता है। तो उस तरह के रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बेसिक डिफरेंस है किस किस के बीच में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। अब क्या होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकें, रिन्यू कर सकें, मतलब कि फिर से यूज़ में ला सकें। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो हम फिर से यूज़ में ला सकें, एक बार यूज़ कर लिया फिर दूसरी बार यूज़ में ला सकूं, उस तरह के रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट जो रिसोर्सेज एक बार यूज़ कर लिए फिर सेकेंड टाइम में यूज़ नहीं कर सकता, उस तरह के सोर्सेज को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी देखा जस्ट हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। इन्के पास कैपेसिटी होती है टू असिमिलेट वेस्टेज, इट प्रोवाइड डाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल ऑफ लाइफ, इट प्रोवाइड असिस्टिव सर्विसेज, environment has the carrying capacity to regenerate some sorts of resources provided the exploitation is less than the rate of regeneration. If the rate of exploitation is increases, the resource get exhausted. फिर से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रेट ऑफ रीजनरेशन। देखो, अगर अब इकोनॉमिक्स को आप समझ के ही करो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, ये रट्टा मारोगे तो ये याद नहीं होंगी। देखो, एग्जांपल से करेंगे हम, सिंपल एग्जांपल से। हमें नहीं मतलब उधर क्या लिखा हुआ है, हम एग्जांपल से ही निकाल लेंगे कि क्या चीज़ होती है। अगर देखो एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, एग्जांपल में लेके चला कोल की एग्जांपल, पेट्रोल की का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब पेट्रोल को मैं यूज़ तो कर रहा हूँ कैसे? बहुत ही फास्टर रेट में यूज़ कर रहा हूँ। मान लो मैं फास्टर रेट पे यूज़ कर रहा हूँ। जब फास्टर रेट पे यूज़ कर रहा हूँ, बट जो कोल या पेट्रोलियम है इसको बनने में अराउंड 100 साल लग रहे हैं। इसकी मतलब कि रीजनरेशन पावर, मतलब कि फिर से बनने की पावर, फिर से सुनो, फिर से बनने की पावर कितनी? अराउंड 100 साल लगते हैं। बट यूज़ होने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 घंटे। तो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब ख़त्म होने में इसको कितना टाइम लग रहा है? कम टाइम लग रहा है और रेट ऑफ रीजनरेशन ज़्यादा है। अब जब रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा किससे? रेट ऑफ रीजनरेशन से। तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगर ज़्यादा हुआ रेट ऑफ रीजनरेशन से तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अभी देख लेते हैं फिर से एक बार रेट ऑफ रीजनरेशन और रेट ऑफ री एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल लेके चला मैं पेट्रोल की। पेट्रोल को पता है बनने में कितने 100 से 200 साल लगते हैं, बट यूज़ करने में क्या है? हम फास्टर रेट पे यूज़ करें। जब हम फास्टर रेट पे यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रीजनरेटिंग पावर है, मेरे को पता है 200 साल है, बट रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जल्दी हो जाता है, 1 या 2 घंटे में हो जाएगा। उसी 1 लीटर तेल को बनने में 100 से 200 साल लग जाएंगे, उसी 1 लीटर तेल को यूज़ करने में 1 से 2 घंटा। तो मैं कह सकता हूँ उसको ख़त्म होने में। और ये है क्या? ये किस में वैलिड होगा? सिर्फ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो वैलिड ही नहीं होगा, वो फिर से रिन्यू हो जाएंगे। तो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा किसमें? किससे? रेट ऑफ रीजनरेशन से। जब रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रेट ऑफ रीजनरेशन से ज़्यादा होगा तो मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे।
और अगर रेट ऑफ रीजनरेशन ज़्यादा हुआ रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से, इसके उल्टी कंडीशन हो गई, तो क्या होगा, मेरे रिसोर्सेज क्या होंगे, मेरे पास एक्सेस क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, ये सिंपल यही चीज़ लिखी होगी, यही चीज़ लिखी है। अब क्या है कि environment has the capacity to expel impurities, it has limited capacity, hence if the rate of pollution is more than the rate of purification then it is। अब क्या कह रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट के पास क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को साफ कर सके। अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होती है सेल्फ प्योरीफिकेशन की, बट अगर एक लिमिट तक होती है, बट अगर उस लिमिट से एक्सीड कर जाएं तो ये क्या होगा, ये रेट ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ प्योरीफिकेशन से। तो ये क्या हमारे लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। जैसे कि हमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को आ रही है, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, अब मान लो ये सन है। अब सन और अर्थ में क्या, सन अपनी रेज भेज रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है, जब सन अपने अर्थ की तरफ रेज भेज रहा है, ठीक है, कि अब क्या होगा कि अगर ये रेज वापस एक्सपेल आउट कर गई, अगर बाहर निकल गई अर्थ की सरफेस से, तो क्या रहेगी, हमारी धरती ठंडी की ठंडी रहेगी। ठीक है, मेरे को चाहिए कि तो ये रेज थोड़ी बहुत इधर ही रहें ताकि क्या हो, एक हीट मेंटेन रहे, गर्मी रहे थोड़ी सी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जब गर्मी रहेगी बट एक लिमिट तक, मैंने कहा ना इन्वायरमेंट में हर एक चीज लिमिट तक, बट अगर उस लिमिट से एक्सीड करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, मेरे लिए एक थ्रेट बन जाएगा, गर्मी बढ़ना स्टार्ट होगी। और जब गर्मी बढ़ना स्टार्ट होगी, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि एक लिमिट तक गर्मी ठीक है, बट अगर उस लिमिट को एक्सीड कर रही है तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से सुनो, ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं, सन से जो रेज आ रही हैं अर्थ की सरफेस में, कुछ गैसेज हैं जो उसको बाहर नहीं निकलने देती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जैसे मीथेन हो गई, ग्लास हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, ये सारी आपकी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इन गैसेस को बाहर नहीं निकलने देती, उनको क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रखती, ताकि क्या करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करके रखें, बट एक लिमिट तक। बट जब इस गैसेस की लिमिट एक्सीड कर गई तो उस तरह की कंडीशन को कहते हैं क्या, हो गया, मेरे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, मतलब कि जब इन गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और गर्मी ज़्यादा होने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी किस में आएंगे, ओशंस में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, आइलैंड्स डूब जाएंगे, और क्या होगा, बाढ़ के चांसेस और बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, इससे और भी कंडीशंस होती हैं, देखते हैं। हेल्थ इश्यूज होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होगी। वैसे ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, लोअर एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग इन द लास्ट 2 सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की वजह, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्या ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन, ये इंक्रीज कर रही हैं अपनी लिमिट से। जब ये इंक्रीज करेंगी तो ये क्या है, जो साइकिल ऑफ हीट बजट है अर्थ का, उसको इंक्रीज कर रही है। जब साइकिल ऑफ हीट बजट अर्थ का इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हीट भी इंक्रीज कर देगी। उसी एक्सेस हीट को क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज, जो क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आपको पोलर आइस कैप्स, वही मैंने आपको कहा कि क्या ग्लेशियर्स होंगे, बर्फ क्या पिघलना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगा, जो ओशंस का पानी है उनका लेवल बढ़ जाएगा। कोस्टल फ्लड्स, कॉन्टिनेंट्स के जो, अगर ये मान लो इंडिया है तो इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस रहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हीट में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिलेंगी। अब इससे बचने के लिए हमने क्या बनाया है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए गए। जो फर्स्ट एफर्ट किया गया इसी को करने के लिए, वो क्योटो प्रोटोकॉल किया था। किसमें किया था, यूएन कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे, जापान में। कब, 1997 में। अगर पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में हुआ, 1997 में। किससे रिलेट करता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर। तो आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करता है।
अगर अब इन जो इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, ये क्या कर रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, मतलब जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उससे भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, तो ये और भी ज़्यादा थ्रेट बन गया किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखें इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या क्या देखने को मिलती है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। पहले क्या था कि जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड थी इंडिया में वो थी 0.08 हेक्टर। अब बट जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 0.47 हेक्टर। और बाकी ये स्टैटिकल डाटा दिया हुआ है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, और 20% से ज़्यादा एनिमल पॉपुलेशन है इंडिया के पास। और जबकि सिर्फ 100 में से 2.5% एरिया किसके पास है, इंडिया के पास है। और इंडिया में क्या है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो भी इंक्रीज कर गए। 1951 में अराउंड 3 लाख व्हीकल्स, और अब हमें 70 करोड़ के करीब करीब व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। और जो हम इन्हीं व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, ये मेजर कॉज है किसका, एयर पोल्यूशन का, कहाँ पे, इंडिया में। अब इसके लिए हमने क्या किया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया और उसने आइडेंटिफाई किया 17 तरह की पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को कि अच्छा ये सीमेंट वाली फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है। ऐसे करते करते 17 तरह की जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, अगर इन्वायरमेंट में क्राइसिस आ रहे हैं तो ये आल्सो लीड करते हैं किसको, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आते हैं किस वजह से ही, इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से ही। अगर अब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं, अब जो ये मोशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि रिसोर्सेज को क्या करना है, अभी कम यूज़ करना है जो नॉन रिन्यूएबल हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकूं। ये कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, UNCED में, जिसकी फुल फॉर्म क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है कि UNCED की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसको क्या कहते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट जो हम क्या कर रहे हैं, आज की नीड्स को तो पूरा कर रहे हैं, प्रेजेंट नीड्स को, बट आने वाली फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा करें। ऐसा करें कि आज की नीड्स तो पूरी हो जाएं बट आने वाली फ्यूचर की नीड्स को भी प्रोटेक्ट करके रखें। इस तरह की को कहते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे लड़ने के बारे में बताया, किस तरह से इससे लड़ सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं CNG का यूज़ करूं व्हीकल्स में पेट्रोल की जगह, तो क्या ये अल्टरनेट है जिसकी वजह से मैं क्या ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकता हूं। सोलर पावर का यूज़ करूं इन बिहाफ ऑफ कोल से, जो थर्मल प्लांट में जो क्या बन रही हैं, बिजली वगैरह बन रही है, अगर उससे सोलर एनर्जी से बिजली बनाऊं, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिए। अब ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ओजोन की लेयर आपको देखने को कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये पॉइंट नोट करते रहना, ये पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, कुछ पॉइंट नहीं है, तो ये नोट करते रहना। इसी को कहते हैं क्या, गुड ओजोन। अगर पूछ ले बैड ओजोन कहाँ पे लाई करती है, कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर के लाई करती है, तो वो करती है ट्रोपोस्फेयर में। और अगर कभी सीक्वेंस पूछ ले कि लेयर्स का सीक्वेंस कैसा है, कि सबसे नीचे कौन सी आती है, तो सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर आती है मेसोस्फेयर, उससे ऊपर आती है आइनोस्फेयर, और उससे ऊपर आती है क्या, एक्सोस्फेयर। ये कभी कभी सीक्वेंसेस पूछ लेता है, मोस्टली ये KS के एग्जाम में भी पूछी हुई है सीक्वेंसेस, तो ये क्वेश्चन मोस्टली ये अभी JKSS भी पूछ रहे हैं। 3 क्वेश्चन, 3 पेपर जो अभी पीछे हुए लगातार उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर को क्या कहते हैं, गुड ओजोन, बैड ओजोन किसको कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। अब क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर किसको मिलके बनी हुई है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स को, O3। अब क्या करता है, जो CFC है, जो CFC गैस यूज करते थे हम, वो क्या करती है, इन्वायरमेंट को लॉस करती है। किस तरीके से, CFC जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इन्वायरमेंट में, क्या हो रहा है उससे, CFC की वजह से क्या होता है, ये O3 का मॉलिक्यूल टूट जाता है O2 + O में,
ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। जब ओजोन लेयर टूट जाएगी O2+O में, तो क्या ओजोन लेयर पतली होना स्टार्ट हो जाएगी। जब पतली होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या है, क्यों ओजोन लेयर जरूरी है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेंट यूवी रेज आ रही हैं कहाँ से, सन से, वो एंटर कर देंगे अगर ओजोन लेयर नहीं होगी। और अगर वो एंटर कर गई तो क्या होगी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए ओजोन लेयर क्या करती है, उन यूवी रेस को अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है, और जो हम यूज करें CFCs, उस वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन है वो टूट रही है किसमें, O2+O में। जो मेजर प्रॉब्लम आज बनी है, इसी CFC को अब हमने रिप्लेस कर दिया किससे, HFC से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। देखते हैं अब इधर क्या लिखा, ओजोन डिप्लीशन इज द फिनोमिना ऑफ रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ये क्या, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, कौन किसकी, एटमॉस्फेयर की, जो सन की अल्ट्रावायलेंट रेज आ रही है, और जो जिस वजह से क्या होती है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, सनबर्न, ये सब जैसी प्रॉब्लम होती हैं। बट क्या हो रहा है कि जो एक्सेसिव यूज है क्लोरोफार्बन का, जो यूज करते हैं हम कूल सबस्टांस की तरह यूज करते हैं, कहाँ पे, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर्स में, अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स में, जिस वजह से क्या हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीटेड हो रही है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि इसकी क्या, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग की और CFC को रिप्लेस किया किससे, HFC से। ठीक है, तो अगर पूछ लिया ओजोन लेयर किससे रिलेट करता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है, ओजोन डिप्लीशन से। अगर क्योटो प्रोटोकॉल पूछ ले तो वो किससे रिलेट करता है, ग्लोबल वार्मिंग से। तो अब चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वाज नोन एज अपिको वाज स्टार्ट इन सलेक्टली जंगल ऑफ सरिस्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आए गए। ठीक है, इसमें क्या करते थे, चिपको में और अपिको मूवमेंट में क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे थे, जिस वजह से क्या होगा, ट्रीज को कट करना स्टार्ट करेंगे। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, अब प्लांट क्या करते हैं, हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करेंगे, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट अगर मैं प्लांट्स ही काट दूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ गई तो क्या मेरे को प्रॉब्लम आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बन जाएगी। अब इसी से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, जब फॉरेस्ट काटना स्टार्ट किया उत्तराखंड में, लोगों ने, सरकार ने या लोगों ने, तो क्या किया, लोगों ने पेड़ों के साथ चिपकना स्टार्ट कर दिया। इस तरह की मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट। और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उत्तराखंड में। तो ठीक है, तो अब आज की क्लास हम यही तक रखेंगे। यही था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ही क्लास में हमने कर लिया पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा GDP, GNP, ये वगैरह क्या होते हैं, सारे देखेंगे हम। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। सो थैंक यू क्लास। करके बता सकते हो कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और मैक्सिमम